नाजरीन, हरिपुर के इलाके में अयूब खान के एक सियासी हरीफ राजा जॉर्ज सिकंदर जमान काफी बाअसर आदमी थे, जो हर वो काम करते थे जिससे अयूब खान को चोट पहुंचे। अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए राजा जॉर्ज सिकंदर ने तरबेला डैम और खानपुर डैम की भरपूर मुखालफत की, लेकिन चूंकि अयूब खान इस वक्त सदारत की कुर्सी पर विराजमान थे और इनका ताल्लुक भी हरिपुर से था, इनकी टीम ने बहरहाल किसी न किसी तरह मामलात को कंट्रोल कर लिया और सिकंदर जमान की मुखालफत के बावजूद दोनों डैम बनाए, यानी तरबेला डैम और खानपुर डैम। अगर ये उस वक्त ना बनाए जाते तो शायद आज तक ना बनते। कालाबाग डैम मियांवाली के इलाके कालाबाग में था और वहाँ के लोग बखुशी राजी थे कि ये डैम तामीर कर लिया जाए। वैसे भी वो इलाका नवाब ऑफ कालाबाग के ज़ेरे असर था और इनका इस इलाके में बेहद एहतराम किया जाता था। इनके हुक्म के आगे लोग सर झुकाते थे, इसलिए इसे बनाने में किसी दिक्कत का सामना होने की तवक्को नहीं थी। लेकिन तरबेला डैम के बनाने में चूँकि दिक्कत का सामना था, इसलिए ये फैसला किया गया कि पहले 5 साल मंसूबे में ये डैम मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि ये ख्याल था कि अगर सदर अयूब मुल्क के सरबराह न रहे तो शायद इसे बनाने में दिक्कत का सामना रहेगा। चुनांचे कालाबाग डैम का मंसूबा अगले 5 साल मंसूबे में डाल दिया गया और पहले 5 साल मंसूबे में मंगला डैम और तरबेला डैम को तरजीह दी गई। लेकिन बदकिस्मती से कालाबाग डैम शुरू होने से पहले ही सदर अयूब की हुकूमत चली गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर काम मौखर कर दिया और फिर ये सियासत की नजर हो गया। इसी मंसूबे पर सन 1985 में जब दोबारा अमल दरामद का फैसला होने लगा तो उस वक्त के सूबा सरहद के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फजल हक ने इलाकाई सियासतदानों की हमदर्दियां हासिल करने और जाती मफाद के लिए इस मंसूबे को तनकीद का निशाना बनाया। अगर इन दिनों सदर जनरल ज़िया उल हक इन्हें रोक देते तो मामला आगे ना बढ़ता। सूबा सरहद के बयानात के बाद सिंध के वडेरे सियासतदानों ने भी इसकी मुखालफत में बयान देना शुरू कर दिए। इसकी असल वजह ये थी कि दरिया सिंध के साथ साथ कच्चे के इलाकों की जमीनों पर उन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे हैं और दरिया सिंध की इस जरखेज मिट्टी से वो मुफ्त में फायदा उठा रहे हैं। इनके जहनों में खौफ डाला गया कि कालाबाग डैम बनने से दरिया सिंध का पानी हुकूमती कंट्रोल में आ जाएगा और मरबूत नहरी निजाम के जरिए हिसाब किताब से पानी मुहैया किया जाएगा। इसी तरह इस खित्ते के वडेरे और सियासतदानों के नाजायज कब्जे भी खत्म हो जाएंगे और जमीनों से लगान और मालिया यानी टैक्स भी लिया जा सकेगा। कालाबाग डैम मंसूबे को हवा देने में भारतीय लॉबी और इसके एजेंटों ने भी बड़ा काम दिखाया है। इस तरह मुल्क में आकिबत नादेशों, सियासतदानों और मुनाफिक लीडरों की मौज दर मौज हो गई। भारत को ये बखूबी अंदाजा है कि अगर कालाबाग डैम का मंसूबा खुश असलूबी से मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान की ज़राई मईशत और मुल्क की तवानाई के ज़राए को इस्तेहकाम हासिल होगा, जिससे पाकिस्तान को खुद कफीली की मंजिल आसानी से हासिल हो जाएगी। इस तरह मुआशी और ज़राई एतबार से मजबूत पाकिस्तान भारत के लिए मुश्किलात का बायस हो सकता है। इस पस मंजर में भारत को जब ये एहसास हुआ कि कालाबाग डैम मंसूबे पर इख्तलाफ राय को उभारा जा सकता है तो इसने सूबा सरहद और सूबा सिंध के अंदर अपनी हमदर्द लॉबी के जरिए मकामी अखबारात पर असरअंदाज होने की पॉलिसी अपनाई। बाद इतलात तो ये भी हैं कि इस मंसूबे के खिलाफ सियासत करने वालों और लिखने वालों को भारतीय लॉबी की तरफ से माली इमदाद भी फराहम की जा रही है। पाकिस्तान की मईशत और इसमें तवानाई की अहमियत पर नजर रखने वाले लोगों ने जब ये देखा कि कालाबाग डैम मंसूबा आसानी से पाया तकमील को ना पहुँच सकेगा तो उन्होंने IPP का मंसूबा पेश किया। इसकी वजह से बेनजीर दौर में बड़े बड़े कमीशन यानी किक बैक देकर पावर यूनिट लगाए गए और आवाम को महंगी तरीन बिजली मुहैया की जाने लगी, जिससे पूरी कौम बिलबिला उठी। बदकिस्मती से सिंध से ताल्लुक रखने वाले वज़राए आज़म ने भी कालाबाग डैम मंसूबे को अजीम तर कौमी मफाद की बजाय पंजाब के खिलाफ नफरत के तौर पर इस्तेमाल किया। इस तरह पंजाब के वज़ीर आज़म ने भारी मैंडेट होते हुए भी इस अजीम मंसूबे पर अमल दरामद करने की बजाय अपनी तमाम तर कुव्वत फौज और अदलिया को ज़ेर नगीर लाने पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। नाजरीन, इन हक़ाइक़ के पस मंजर में ये नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं कि अगर हम इस इंतजार में रहें कि जब तक मुल्क के हवाले से इत्तफाक राय नहीं हो जाता इस वक्त तक डैम की तामीर ना की जाए तो ये एक तारीखी भूल होगी और माजी की हुकूमतों की तरह आज की हुकूमत को भी तारीख कभी माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान का सबसे अहम और संगीन मसला जिसने मुल्क की मईशत कमजोर करने में मरकजी किरदार अदा किया वो है पानी की शदीद किल्लत। क्या में पाकिस्तान के वक्त हमारे पास इतना वाफिर मिकदार में पानी मौजूद था कि बिजली की पैदावार में 80% पानी और 20% तेल का इस्तेमाल होता था, मगर बदकिस्मती से पानी की किल्लत के सबब
मुताबिक आज हमारी बिजली की पैदावार में 80% तेल और 20% पानी का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह नए डैम्स की तामीर में ताखीर और अदम दिलचस्पी है। रही सही कसर हमारे अजली और मकार दुश्मन भारत ने कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ बहने वाले दरियाओं पर 65 डैम बनाकर पूरी कर दी है। इनकी दुश्मनी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वो मजीद 200 डैमों की तामीर का सिलसिला मुसलसल जोरों शोर से जारी रखे हुए हैं, ताकि पाकिस्तान को जल्द से जल्द बंजर किया जा सके। पाकिस्तान बनने के बाद कई हुकूमतें आईं और चलती बनी, मगर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कुव्वतों ने सोचे समझे मंसूबे के तहत कालाबाग डैम को सियासत की भेंट चढ़ा दिया। वो ये प्रोपेगंडा करते हैं कि अगर कालाबाग डैम बना तो नौशहरा डूब जाएगा। हालांकि मुल्की और गैर मुल्की तकनीकी मुआयनाकारों ने वाशगाफ अल्फाज में आगाह किया है कि इस डैम से बनने से किसी करीबी शहर और आबादियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि इस डैम के बनने से कुर्बो जवार में मौजूद बंजर जमीनों को सैराब करके इलाके के अवाम को मुआशी तौर पर खुशहाल किया जा सकेगा। दूसरी जानिब सिंध के सियासतदान एतराज करते हैं कि कालाबाग डैम के बनने से दरिया सिंध सूख जाएगा और समंदर का पानी दरिया सिंध में दाखिल हो जाएगा और नमकीन पानी के अंदर आने से उनकी जमीनें सूख जाएंगी। ये वो कहानी है जो सिंध के सियासतदानों और वडेरों ने घड़ी हुई है ताकि अपने सीधे साधे किसानों को उकसा सकें। असल मामला यूं है कि कराची की बंदरगाह सतह समंदर से 7 मीटर ऊंची है। डेल्टा के मकाम पर समंदर कभी कभार अंदर की तरफ आता है। जब मद्दोजर हो तो इस वक्त इस मकाम से आगे का इलाका सतह समंदर से 7 मीटर ऊंचा है, इसलिए पानी अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये कि दरिया सूखेगा क्यों? जब 24 घंटे बिजली बनती है तो पानी का बहाव तो मिलता ही रहेगा। रही बात डैम की, तो डैम एक मरतबा भर जाए तो फिर आमद और अखराज तकरीबन बराबर हो जाते हैं और बिजली की टरबाइनों से गुजरने वाला पानी वापस सीधा दरिया में ही चला जाता है और दरिया का बहाव चलता रहता है। इसी बहाव से कालाबाग डैम के बाद रास्ते में आने वाले जिनाह बैराज, चश्मा बैराज, तोसा बैराज, गुद्दू बैराज, सखर बैराज और कोटरी बैराज भी पानी का जखीरा बरकरार रखेंगे, जो ज़राअत के काम आएगा। नाजरीन, सखर बैराज और कोटरी बैराज के दरमियान सेहन शरीफ के मकाम पर भी एक छोटा डैम डिजाइन किया गया है, जिसका नाम सेहन डैम होगा, जो पानी जखीरा करने के काम आएगा। नहरों के मौजूदा निजाम में थोड़े से इजाफे के साथ ज़राअत के लिए इतना पानी दस्तयाब होगा कि आप चाहें तो थर को भी सैराब कर लेंगे। वडेरे सियासतदान सिर्फ अपने किसानों को इस पानी से महरूम रखने के लिए कालाबाग डैम के मुखालिफ हैं, ताकि किसान खुशहाल ना हो सकें और इनके बच्चे पढ़ाई से महरूम रहें और मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहे। कुछ ऐसा ही आलम खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों का भी है। भारत एक कसीर रकम कालाबाग डैम की मुखालफत के लिए खर्च करता है। हिंदू मुनिया बड़ी होशियारी से हमारे कुछ सियासतदानों को इस्तेमाल करके हमें आने वाले दिनों में पानी से महरूम करना चाहता है। बदकिस्मती से पानी को महफूज करने के लिए बड़े डैम तामीर न करने की वजह से पाकिस्तान की लाखों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद खुराक की दरामद में हर साल अरबों रुपया जाया कर रहा है। पानी की शदीद किल्लत की वजह से बिजली की पैदावार इतनी मुतासिर हो चुकी है कि मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटों पर मुहित हो चुका है। बिजली बहरान ने पाकिस्तान के अहम बड़े सनती यूनिटों समेत हजारों कारखानों और मिलों को ताले लगवा दिए हैं। मिलों और कारखानों की तालाबंदी ने न सिर्फ गरीबों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं, बल्कि इससे बेरोजगारों की एक बड़ी फौज भी तैयार हो चुकी है, जो बाइज्जत रोजगार न मिलने की वजह से मुल्क दुश्मनों और दहशत गर्दों के हत्थे चढ़कर चंद कोड़ियों के एवज अपने ही वतन को नुकसान पहुँचा रहे हैं।